Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you towards this Hindu session where we will be covering the important stories for the period of March 10th to March 15th. Let's look at the important updates. तो जो पहला टॉपिक हम बात करेंगे वो BBIN एग्रीमेंट के बारे में. द एग्रीमेंट विच वॉज एंटर्ड between बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल इन 2015. हाल ही में इसको लेकर के एक MOU साइन हुआ है. तो रिसेंटली MOU में एक बात ध्यान रखें, दो ये एग्रीमेंट इन तीन कंट्रीज़ के बीच में चार कंट्रीज़ के बीच में, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल. बट ये जो इनेबलिंग MOU है ये इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में साइन हुआ है. ऐसा क्यों? क्योंकि भूटान अभी थोड़ा पीछे हो गया है. ठीक है, भूटान हैज़ बेसिकली विड्रॉन और हैज़ नॉट रेटिफाइड द अग्रीमेंट एज ऑफ नाउ. तो जब तक भूटान ने इसे रेटिफाई नहीं किया है, बाकी 3 कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू परस्यू दिस अहेड. अब पहले ये समझते हैं ये एग्रीमेंट है क्या. ये एग्रीमेंट एक कनेक्टिविटी एग्रीमेंट है. तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और बेसिकली ये कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि ये कंट्रीज़ जो हैं आपस में कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाएंगे, रोड कॉरिडोर बनाएंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे कि जो पैसेंजर्स हैं, कार्गो है, व्हीकल्स हैं, इन सब का मूवमेंट हैसल फ्री हो जाए, विदाउट एनी प्रॉब्लम हो जाए, विच विल लीड टू द एफिशिएंसी एंड इंक्रीज इन ट्रेड बिटवीन दीज कंट्रीज़. तो ये एग्रीमेंट 2015 में एंटर किया गया था. 2017 में भूटान में इस पे ऑब्जेक्शंस उठाए और भूटान ने इसे रेटिफाई करने से मना कर दिया. वहाँ की पार्लियामेंट में ये पास हुआ ही नहीं. बाकी 3 कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि वो लोग गो अहेड करेंगे. अब भूटान में क्या प्रॉब्लम हुआ, भूटान ने इस पे ऑब्जेक्शन क्यों उठाया? क्योंकि भूटान ने कहा इससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा. जो व्हीकल्स की एंट्री होगी, जो पैसेंजर्स की एंट्री होगी, हमारे पास ना तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा. एंड वी वांट टू स्टे अ कार्बन नेगेटिव कंट्री. ठीक है, तो बेसिकली the agreement aimed seamless flow of passenger, personal and cargo vehicular traffic. It was an economic corridor, but Bhutan decided to stay out of it because of sustainability and environmental concerns. ठीक है, तो that is why ये जो एग्रीमेंट है ये आगे नहीं बढ़ा. चलिए अब हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं. हाल ही में कैबिनेट अप्रूवल मिला एक नई फर्म के लिए टू मोनेटाइज लैंड एसेट्स. तो आपको याद होगा हमने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में बात की थी. ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत ये डिसाइड किया गया था कि 13 एसेट क्लासेस को गवर्नमेंट मोनेटाइज करेगी. इसमें लैंड है, पोर्ट्स हैं, पाइपलाइंस हैं, वेयर हाउसेज हैं, स्टेडियम्स हैं. ठीक है, और उससे जो पैसा रेस किया जाएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम में लिया जाएगा. दैट वाज द प्लान. अभी इस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट बॉडी बनाई है जो गवर्नमेंट एसेट्स को मोनेटाइज करने में हेल्प करेगी. इस बॉडी का नाम रखा गया है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन. ठीक है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो है ना सिर्फ इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट की मदद करेगा, बट जो पब्लिक सेक्टर एसेट्स हैं जो या तो सिक हो चुके हैं या अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनको भी मोनेटाइज करने में गवर्नमेंट की हेल्प करेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इट विल ऑल्सो हेल्प इन मोनेटाइजिंग एसेट्स बिलोंगिंग टू पब्लिक सेक्टर फर्म्स दैट हैव क्लोज्ड और लाइंड अप फॉर स्ट्रेटेजिक सेल. तो जो बॉडी बनाई गई है इसका इनिशियल शेयर कैपिटल रखा गया है 5000 करोड़ और पेड अप कैपिटल रखा गया है 150 करोड़. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल यानी जितना एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 5000 करोड़ तक के शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, और इनिशियल पेड अप कैपिटल जो है वो 150 करोड़ रुपए रखा गया है. इट विल कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, बाकी कुछ बेसिक बातें हैं. बोर्ड इसका जो है वो प्रोफेशनल रखा जाएगा. चेयरपर्सन जो है वो मेरिट कम बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा. जो एमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर से लोग इसमें लिए जाएंगे. देखो, इसके अलावा एक और कैबिनेट अप्रूवल मिला एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने का इन पार्टनरशिप विद WHO. तो गुजरात के जामनगर में सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा. कोलैबोरेशन होगा WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में. आयुष जानते हैं आप, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धि, होम्योपैथी. तो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को ओवरसी करने वाली मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है. तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO इस सेंटर के थ्रू बेसिकली कोशिश ये की जाएगी कि ग्लोबल एक्सपोजर दिया जाए. हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसे दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुँचाया जाए. ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट गेव द
approval for establishment of WHO Global Center for Traditional Medicine at Jamnagar in Gujarat. Will be established under Ministry of Ayush, and the idea is to position the Ayush systems across the globe. देखो UPI फॉर फीचर फ़ोन, इसका क्या मतलब है? अभी तक आप UPI फैसिलिटी अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल करते थे, जिसमें आप एक पिन डाल करके पेमेंट कर देते थे, या स्वाइप करके पेमेंट कर देते थे, या स्कैन करके पेमेंट कर देते थे। अब ये सुविधा आपके जो अगर बेसिक फ़ोन है, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो आपके पास नॉर्मल बेसिक फ़ोन्स होते हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, आप उन फ़ोन्स के थ्रू भी ये सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। RBI ने हाल ही में UPI 123 पे करके एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिससे फीचर फ़ोन्स पे भी आप UPI फैसिलिटी का आनंद उठा सकते हैं। साथ में एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की है डिजी साथी करके, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी 24/7 बेसिस पे, जो आपको डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए इश्यूज़ में हेल्प करेगी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो सिर्फ फीचर फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो भी अब UPI फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकता है। UPI फैसिलिटी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि बिना किसी की अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऐड किए सिंपली उसके फ़ोन नंबर के थ्रू आप या एक QR कोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब UPI 123 पे के क्या फ़ीचर्स हैं? सिंपल फ़ोन्स पे काम करेगा, स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। सभी तरह के पेमेंट्स हो पाएंगे स्कैन एंड पे को छोड़ के। तो आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट नहीं कर सकते, बट आप सिंपल फ़ोन दूसरे मोबाइल नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी तरीक़ों से आपका पेमेंट पॉसिबल होगा। तो किस तरीके से होगा? एक ऑन डिवाइस वॉलेट रिचार्ज होगा। इसके अलावा अलग अलग मेथड्स हैं। IVR सिस्टम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, मिस्ड कॉल बेसिस पे पेमेंट किया जा सकता है, एक ऐप के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है, साउंड बेस्ड पेमेंट्स हो सकते हैं। It will be interesting to see how this works, but it will not require an internet connection and a smartphone, so which will give this flexibility to millions of users who are not using smartphones. देखो, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ और आप सभी लोगों ने इस बारे में पढ़ा भी होगा, वेयर इंडियन मिसाइल ब्रीच्ड एयर स्पेस एंड गॉट इनटू पाकिस्तान ऑलमोस्ट 124 किलोमीटर्स इन पाकिस्तानी एयर स्पेस। ठीक है, तो ये कुछ समय पहले हुआ और इंडिया ने इसे एक टेक्निकल एक्सीडेंट या स्नैग बताया है। बेसिकली उन्होंने कहा कि एक मेल फंक्शन वाइल टेस्टिंग मिसाइल, एक एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के एयर स्पेस पे हुई। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आया कि एक हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल विच वाज लॉन्च फ्रॉम इंडिया ट्रेवल्ड 124 किलोमीटर इनटू पाकिस्तानी एयर स्पेस, फेल नियर मियां चन्नू इन खानेवाल डिस्ट्रिक्ट। शुक्र है कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी सी सिविलियन प्रॉपर्टी डैमेज हुई और मिसाइल पे कोई वॉर हेड नहीं था। ठीक है, अदरवाइज इट कुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, कोई वॉर हेड नहीं था, तो सिंपल एक मिसाइल जो है वो अपना रास्ता भटक करके पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, मिसाइल जो थी वो सुपरसोनिक मिसाइल थी। तो कौन सी मिसाइल थी, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि इट कुड बी ब्रह्मोस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी। ठीक है, और उस पर कोई वॉर हेड नहीं था। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज कि मिसाइल चेंज इट्स डायरेक्शन मिड एयर। तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की तरफ जा रही थी और अचानक रास्ता बदल के पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर कर गई। तो हो सकता है ऐसे थोड़े वेरियस जो हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि शायद बीच में कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए गए, शायद मिसाइल के सिस्टम को हैक किया गया। सो देर आर वेरियस थ्योरीज अराउंड इट, बट इट स्टेज एज एन एनिग्मा एज ऑफ नाउ। ठीक है, अच्छा, क्या इस तरह की कोई टेस्टिंग होती है तो इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होता है? हाँ, इंडिया और पाकिस्तान अगर सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो एक एग्रीमेंट है कि उनको इन्फॉर्म करना होगा कम से कम 3 दिन पहले। जब भी जिन 5 डे विंडो में आप टेस्ट करने वाले हैं, कम से कम 3 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ना सिर्फ एक दूसरे को बल्कि आपको जो भी पायलट्स हैं, तो यू विल हैव टू इशू अ नोटिस टू एयर मिशंस। नेविगेशनल वार्निंग आपको देनी पड़ेगी। एविएशन पायलट्स और जो मरीन सी फेयरर्स हैं उनको भी आपको नोटिस देना पड़ेगा कि कहीं वो मिसाइल की रेंज में ना आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस साइट पे आप टेस्ट कर रहे हो या लॉन्च कर रहे हो वो कम से कम 40 किलोमीटर्स दूर हो इंटरनेशनल बाउंड्री या LOC से, और जो इम्पैक्ट साइट है वो 75 किलोमीटर्स दूर हो इंटरनेशनल बाउंड्री या LOC से। ठीक है, इन केस आपको नहीं पता है तो इंटरनेशनल बाउंड्री वो है जो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और लाइन ऑफ कंट्रोल वो है जो फिलहाल प्रैक्टिकली बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, विच इज़ आफ्टर द POK इशू। ठीक है, अच्छा,
इंडिया और जापान के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है। एक्सरसाइज का नाम है धर्मा गार्डियन, ठीक है। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है एट बेलगाम। बेलगाम इफ़ यू रिमेंबर कर्नाटका में बेलगाम है। बेलागावी डिस्प्यूट इफ़ यू रिमेंबर बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कॉल्स इट बेलगाम, कर्नाटका कॉल्स इट बेलागावी, ठीक है। एक्सरसाइज एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, 2018 से रेगुलर हो रही है। बेसिकली जंगल्स में या सेमी अर्बन या अर्बन एरियाज़ में कॉम्बैट को लेकर के प्रैक्टिस होती है बिटवीन इंडिया एंड जापान। हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ, ठीक है, और जहां पर हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवाल साहब, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं इनमें इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स हैं और अभी एक 4th मेंबर ऐड किया गया है, मॉरिशस। इसमें बांग्लादेश और सेशल्स ने भी एज एन ऑब्जर्वर कंट्री पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ही, इसमें मॉरिशस को भी ऐड किया गया है। बेसिकली 2 बड़े अपडेट्स हैं, एक नया मेंबर ऐड हुआ है मॉरिशस, दूसरा इसका जो एजेंडा है वो एक 4 पॉइंट एजेंडा था, उसमें एक 5th पॉइंट ऐड किया गया है, ठीक है। जैसा मैंने कहा बांग्लादेश और सेशल्स ने ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे पार्टिसिपेट किया था। 2011 में ये बेसिकली ओशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग बनी थी, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर ये ग्रुप है, ठीक है। मॉरिशस को इसमें ऐड किया गया है। इनिशियली 4 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन थे, सॉरी, मरीन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और काउंटर टेररिज्म। इसमें एक 5th पॉइंट ऐड किया गया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इन टर्म्स ऑफ साइक्लोन्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, हमने वो भी ऐड किया है। चलिए अब बात करेंगे कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो कि तमिलनाडु में है और इसको लेकर के प्रोटेस्ट आ रहे थे सामने। तमिलनाडु में एक विलेज पंचायत ने इसकी अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी पे ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। देखो तो इसमें बेसिकली कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तमिलनाडु में है और देयर इज समथिंग कॉल्ड अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी। तो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर रिएक्टर में ना एक स्पेंट फ्यूल होता है, जो पूरे ट्रांजैक्शन के बाद जो फ्यूल बचता है उसे स्पेंट फ्यूल कहते हैं। ये स्पेंट फ्यूल को स्टोर किया जाता है कूलिंग करने के बाद, इनिशियली काफ़ी गर्म होता है, फिर थोड़ा सा कूल करके उसे स्टोर किया जाता है। एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही फैसिलिटी होती है जिसे हम पूल भी कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर पूल, ठीक है, वहाँ पर स्टोर किया जाता है और उसके बाद फिर बेसिकली एक अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी होती है जहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, वहाँ पर ज़्यादा फ्यूल स्टोर किया जाता है। तो ये जो अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी जो थे ये लोग ये पंचायत में लगाने वाले थे और कुदनकुलम के आसपास, और यहाँ पर जो विलेज पंचायत ने कहा था, उन्होंने कहा कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट है, यहाँ पे रेडिएशन होगा, ग्राउंड वाटर ख़राब हो जाएगा, हवा ख़राब हो जाएगी, रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ स्कीम फॉर स्टोरेज ऑफ स्पेंट फ्यूल। जैसा मैंने कहा कि एक जो इनिशियल फ्यूल स्टोरेज होता है वो तो रिएक्टर में ही होता है, जिसे हम फ्यूल स्टोरेज पूल कहते हैं, और एक थोड़ा सा रिएक्टर से थोड़ा आगे होता है जिसे हम अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटी लिमिटेड होती है जो स्पेंट फ्यूल स्टोरेज पूल होता है, और यहाँ पर कैपेसिटी जो है AFR में थोड़ी सी फैसिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये लगाने की कोशिश कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली प्रोटेस्ट का सामना इनको करना पड़ा। अभी हाल ही में USA और जो बाकी मेंबर्स हैं G7 के, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस ख़त्म कर रहे हैं और हम जो इसका रशिया का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है, जिसे पहले परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस कहा जाता था, उसे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नाउ दीज कंट्रीज़ कैन इम्पोज अ रेंज ऑफ टैरिफ्स एंड दीज कंट्रीज़ कैन इम्पोज अ रेंज ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, और रशिया को अब ये वो प्रेफरेंस नहीं देंगे जो ये बाकी कंट्रीज़ को देते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का सिंपल मतलब ये है कि WTO की मेंबर कंट्रीज़ हर दूसरी मेंबर कंट्री को बराबर ट्रीट करेगी, किसी के साथ कोई डिसएडवांटेज नहीं दिया जाएगा। बट इस केस में क्योंकि MFN स्टेटस या परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन स्टेटस को विड्रॉ कर लिया गया है, तो अब रशिया के ऊपर कई तरह के टैरिफ, कई तरह के सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो US एंड अदर मेंबर्स ऑफ G7 विल रिवोक रशियाज परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन स्टेटस, ठीक है। तो ये बेसिकली पहले परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस कहते थे, 1998 में इसका नाम बदल के मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 1 ऑफ GATT 1994 रिक्वायर्स एवरी WTO मेंबर कंट्री टू अकॉर्ड MFN स्टेटस टू ऑल अदर मेंबर कंट्रीज
इट इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बट दिस हैज़ बीन बेसिकली विड्रॉन, विच मीन्स रशिया के साथ अनफेवरेबल पॉलिसीज़ लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा दे हैव डिसाइडेड कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसी से भी रशिया को कोई मदद नहीं मिलेगी। वी विल वर्क टुवर्ड्स दैट। देखो, इफ़ यू रिमेंबर, बजट पे हमारा सेशन हुआ था और बजट सेशन में हमने बात की थी कि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, 5 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DPR रिपोर्ट जो है वो रेडी है, और उनमें हमने बात की थी पार नर्मदा तापी रिवर इंटरलिंकिंग की भी, है ना। तो उसको लेकर के अभी प्रोटेस्ट हो रहा है पार नर्मदा तापी को लेकर के, और दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट, हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट कहाँ है। देखो, पार और तापी रिवर अगर आप यहाँ देखो तो बेसिकली दिस इज़ मोर टुवर्ड्स महाराष्ट्र साइड। नर्मदा रिवर जो आप देखोगे वो मध्य प्रदेश और गुजरात में लार्जली फ्लो करती है, एंड ऑल दीज रिवर्स अल्टीमेटली फॉल इनटू अरेबियन सी, ठीक है। तो आइडिया क्या है, ये जो महाराष्ट्र साइड के रिवर्स को लिंक करना है हमें नर्मदा से। नर्मदा जिस जोन में बह रही है गुजरात में, इट इज़ बेसिकली अ ड्राई जोन, यहाँ ज़्यादा पानी नहीं होता, और सरदार सरोवर डैम से यहाँ पर इरिगेशन दी जाती है। आइडिया ये है कि इन रिवर्स की इंटरलिंकिंग के बाद सरदार सरोवर डैम का पानी जो है वो सेव किया जा सकेगा, और यहाँ पर जो ड्राई एरिया है यहाँ पर पानी की प्रॉपर सप्लाई हो पाएगी। तो रिसेंटली कुछ ट्राइबल एरियाज़ में ये प्रोटेस्ट आ रहा था। ये प्रोजेक्ट जो है पार नर्मदा तापी प्रोजेक्ट जो है, इसे 2010 में सैंक्शन किया गया था, ठीक है। और बेसिकली आइडिया ये है टू ट्रांसफ़र वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स विच इज़ लार्जली इन महाराष्ट्र टू द वाटर डेफिसिट रीजन ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ। इसमें 7 डैम्स बनेंगे, 7 रिजर्वॉयर्स प्रोजेक्टेड है जो महाराष्ट्र और साउथ गुजरात में बनेंगे, ठीक है। इस 7 डैम्स में जो पानी है वो एक कैनाल के थ्रू, 395 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल के थ्रू इस रीजन को इरिगेट करेगा, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि सरदार सरोवर डैम को बाईपास करता हुआ जाएगा और एन रूट काफ़ी एरियाज़ को इरिगेट करता हुआ जाएगा, तो सरदार सरोवर डैम के पानी को सेव किया जा सकेगा, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, 93 MKWH पावर जनरेट हो पाएगी 4 डैम साइट्स पे, और फ्लड रिलीफ भी प्रोवाइड होगा, ठीक है। हाँ, मगर अब इसमें ऑब्जेक्शन आ क्यों रहा है, क्योंकि लगभग 61 विलेजेस हैं जो इसमें सबमर्ज होने के चांसेस हैं, जिनमें कुछ ना कुछ पार्शियल या फुल लेवल पे सबमर्जेंस है, ठीक है। टोटल ऑफ 61 विलेजेस विल बी अफेक्टेड। एक गांव पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाएगा, रिमेनिंग जो है वो पार्टली लेवल पे सबमर्ज हो जाएंगे। तकरीबन यहाँ पर 6065 हेक्टेयर्स लैंड है जो सबमर्ज होने की उम्मीद है इन रिजर्वॉयर्स की वजह से। तो ऑब्वियसली इन एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी समस्याएं होने वाली हैं, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ प्रोटेस्ट बिटवीन दीज एरियाज़ फॉर नर्मदा पार तापी प्रोजेक्ट रिवर इंटरलिंकिंग, ओके। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, इसने हाल ही में थ्रेटन किया, क्योंकि दुनिया भर रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा था, तो रोसकॉस्मोस ने कहा कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो सपोर्ट दे रहे हैं हम वो विड्रॉ कर लेंगे, और अगर वो विड्रॉ किया तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो क्रैश हो सकता है। तो थोड़ा सा अपन समझते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, इसमें रोसकॉस्मोस का क्या रोल है, ठीक है, और क्या ये सचमुच क्रैश हो सकता है। तो देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ काइंड ऑफ अ लेबोरेटरी इन स्पेस, एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है ऑफ द साइज़ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, ठीक है। और इसको ना मल्टीपल स्पेस एजेंसीज़ जो हैं वो मिलकर के संभालती हैं, मल्टीपल स्पेस एजेंसीज़ के कंट्रीब्यूशन से ये बना है, ठीक है। इनमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, जापानीज़ स्पेस एजेंसी है जैक्सा, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली नासा है और रोसकॉस्मोस भी इसमें है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्पेस एजेंसीज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, नासा, रोसकॉस्मोस, जैक्सा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, हर स्पेस एजेंसी कुछ पार्ट प्ले करती है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस के ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली चलते रहे। जैसे रोसकॉस्मोस का काम है कोर्स करेक्शन, ठीक है। तो रोसकॉस्मोस जो है वो बेसिकली ऑर्बिट से जब भी स्पेस स्टेशन बाहर आ जाता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन का वेट काफ़ी है, तो कई बार ये अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाता है, और तब डर होता है कि ये स्पेस में जो डेब्रीज हैं, स्पेस में जो कचरा फैला हुआ है, सैटेलाइट वेस्ट है या बाकी कोई लैंडर वेस्ट है, उससे टकरा करके नुकसान हो सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। तो इसका काम होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपने ऑर्बिट में बनाए रखें, वो उसी जोन में मूव करता रहे, उसी जोन में चक्कर काटता रहे जिस जोन में वो है, ठीक है।
तो ये काम है रोसकॉस्मोस का। और रोसकॉस्मोस ने क्या कहा है कि मैं अपना काम नहीं करूँगा। अगर ये अपना काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट से वापस नहीं जा पाएगा, और उस केस में डर है कि ये किसी स्पेस डेब्री से टकरा करके किसी अर्थ पे किसी कंट्री के ऊपर गिर जाए और बड़ा नुकसान कर दे, ठीक है। और अगर ये ऐसा हुआ तो क्योंकि जो ऑर्बिट है वो रशिया के ऊपर से नहीं जाता, तो ये रशिया पे तो नहीं गिरेगा, तो दैट इज़ फॉर श्योर, तो ये किसी और कंट्री पे गिर सकता है, इक्वेटोरियल किसी कंट्री पे गिर सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक और इशू था जो अभी चल रहा था। तो रफली 11 टाइम्स अ ईयर जो है वो रोसकॉस्मोस उसे अपने ऑर्बिट में लेकर जाता है। इसके अलावा रोसकॉस्मोस की हेल्प के थ्रू काफ़ी सैटेलाइट, काफ़ी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, वो भी एक सपोर्ट जो है वो रोसकॉस्मोस का रहता है। देखो अभी 15th कॉप कमांडर टॉक्स हुई बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में 15th कॉप कमांडर टॉक्स हुई जो फेल हो गई, ठीक है। 14th कॉप कमांडर टॉक्स भी फेलियर ही थी, ठीक है। और तो टॉक्स हो रही है, अल्टीमेटली टॉक्स किस लिए हो रही है, इंडिया चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ है और डिसइंगेजमेंट, बॉर्डर से डिसइंगेजमेंट करने के लिए टॉक्स हो रही है। ऑलरेडी कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं गलवान वैली क्लैश के बाद जहाँ पे डिसइंगेजमेंट हो चुका है, जैसे पेंजोंग जो लेक पे डिसइंगेजमेंट हो चुका है, गोगरा पॉइंट पे डिसइंगेजमेंट हो चुका है। बट कुछ एरियाज़ ऐसे भी है जहाँ पर डिसइंगेजमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स पेट्रोलिंग पॉइंट 15 वहाँ डिसइंगेजमेंट नहीं हुआ है, डैमचॉक प्लेन्स पे डिसइंगेजमेंट नहीं हुआ है, डेप्सेंग प्लेन्स पे डिसइंगेजमेंट नहीं हुआ है। तो इन एरियाज़ में डिसइंगेजमेंट के लिए बातचीत चल रही है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, आप सेंसस के बारे में ऑलरेडी हमारी काफ़ी बात हुई है। इस साल सेंसस होने वाला है, 16th सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है। और हमने पहले भी बात की है कि इस साल एक नया फीचर क्या है, सेल्फ एन्यूमरेशन। सेल्फ एन्यूमरेशन का मतलब आप अपनी डिटेल्स खुद सबमिट करवा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता था कि एक सेंसस से जुड़ा हुआ कॉरेस्पॉन्डेंट आपके पास आता था, सारी डिटेल्स आपसे लेता था, फिर वो डेटा आगे जा करके अपलोड किया जाता था, ठीक है। अब क्या होगा, आप डायरेक्टली अपना डेटा सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सेंसस एक्ट में जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं। सेंसस रूल्स जो 1990 में फ्रेम हुए थे उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ने इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने के लिए करके और सेल्फ एन्यूमरेशन अलाउ करने को लेकर के अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो सेंसस है अगेन अलग अलग स्टेजेस में होता है। सेंसस इनिशियली आपके जो हाउस डेटाबेस बनता है, फिर उसके बाद NPR जो पॉपुलेशन का एन्यूमरेशन होता है, और फिर अल्टीमेटली आखिरी में पॉपुलेशन सेंसस होता है, जिसमें सारी डेमोग्राफिक डिटेल्स आपसे ली जाती है, लिटरेसी, मोर्टालिटी और वो सारी डिटेल्स जो है वो अल्टीमेटली सामने डेटा आता है। तो सेंसस का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पता है, हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू होता है। सेंसस एक्ट 1948 में बना था, ठीक है। पहला सेंसस कब हुआ था, नॉन सिंक्रोनस कब हुआ था, सिंक्रोनस कब हुआ था, लास्ट कास्ट सेंसस कब हुआ था, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सेंसस के अराउंड हमें पता है, ठीक है। अब इंडिया और कनाडा के बीच में एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ और उसमें कुछ और बातें की गई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें की गई। हम निगोशिएशंस रीलॉन्च कर रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए इंडिया और कनाडा के बीच में। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारी बात हुई है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बढ़कर एक वाइडर कवरेज वाला एग्रीमेंट होता है, जो इंडिया ने अभी तक साउथ कोरिया, जापान और UAE के साथ किया है, और अब शायद कनाडा के साथ वो चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट या इंटरिम एग्रीमेंट के ऊपर भी बात इंडिया और कनाडा के बीच में चल रही है। तो इंडिया एंड कनाडा विल रीलॉन्च द निगोशिएशंस फॉर CEPA, ऑल्सो कंसिडर एन इंटरिम एग्रीमेंट दैट कुड ब्रिंग अर्ली कॉमर्शियल गेन्स। तो ऐसा एग्रीमेंट अभी तक सिर्फ हमने UAE, साउथ कोरिया और जापान के साथ किया है। देखो ये हैं NR चंद्रशेखर जो टाटा सन्स के चेयरमैन है। टाटा ने एयर इंडिया एक्वायर कर लिया है और एयर इंडिया के भी चेयरपर्सन इन्हीं को नियुक्त किया गया है। N चंद्रशेखर विल ऑल्सो भी द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। हालांकि एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO को अपॉइंट करना अभी बाकी है, ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट था। N चंद्रशेखरन इज़ नाउ द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया ऑल्सो। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट अपडेट। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू जो ये कहती है कि मैटरनल मोर्टालिटी रेशो जो इंडिया का है वो 10 पॉइंट से डिक्लाइन किया है बिटवीन द पीरियड ऑफ 2017 टू 2019, ठीक है। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिलीज्ड द बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टालिटी इन इंडिया।
अब देखो मैटरनल मोर्टालिटी है क्या, जैसे नाम से अब पता लगता है, मैटरनल मतलब मदर और मोर्टालिटी मतलब डेथ। तो अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ्स, अगर आप आसान शब्दों में कहें तो मैटर्निटी रिलेटेड डेथ्स जो है उसे हम मैटरनल मोर्टालिटी कहते हैं। तो WHO ये कहता है कि अगर बच्चे को जन्म देते समय या प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के 42 डेज़ के अंदर अगर मदर की डेथ हो जाती है तो उसे हम मैटरनल मोर्टालिटी कहते हैं। और मैटरनल मोर्टालिटी रेशो का मतलब क्या है कि 1 लाख बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उस पूरे प्रोसेस में, उस टाइम पीरियड के बीच में कितनी मदर्स की डेथ हो रही है रिलेटेड, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो 1 लाख बच्चों के ऊपर कितनी मदर्स की डेथ हुई, उसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेशो। और मैटरनल मोर्टालिटी रेशो में हमारे कमी आई है, ठीक है, 10 पॉइंट से कम हो गया। ये 2016 से 18 के पीरियड के बीच में हमारे ये था कि 1 लाख बच्चों के ऊपर लगभग 113 मदर्स की डेथ हो जाती थी। 2017-19 में ये हो गया 103 मदर्स की डेथ होती है, यानी 10 मदर्स पर 1 लाख बच्चे बच पा रही हैं, ठीक है। और ये प्रोग्रेसिवली कम हो रहा है। ये किसी ज़माने में 2014-16 में 130 था, फिर 122 हुआ, फिर 113 हुआ, फिर 103 हुआ, ठीक है। तो हमारे कुछ टारगेट्स हैं, WHO के कुछ टारगेट्स हैं, हमारे अपने कुछ टारगेट्स हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेशो को लेकर के। हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट है वो है कि 2020 तक हम इसको टच कर लें 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, ठीक है। अभी कितना है 2017-19 के बीच में 103, इसको करना है हमें 100। तो ये डेफिनेटली अचीवेबल लग रहा है। और यूनाइटेड नेशंस का क्या टारगेट है 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ बाय 2030, यानी अगले 2030 तक हमारे पास ये टारगेट है कि हम उसे 100 को 170 तक ले आएँ। तो ये दोनों ही टारगेट अचीवेबल लग रहे हैं। अच्छा, दुनिया में कौन सी कंट्रीज़ है जो हमसे बेहतर कर रही? काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस में सबसे कम मैटरनल मोर्टालिटी रेशो है, लगभग 2 मदर्स की डेथ होती है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। जो आंकड़ा हमारे यहाँ 103 है वो यहाँ पे 2 है। इंडिया के ज़्यादातर नेबर्स में हालात हमसे ख़राब है। नेपाल में 186 है, बांग्लादेश में 173 है, पाकिस्तान में 140 है, लेकिन श्रीलंका और चाइना में हमसे काफ़ी बेहतर है, ठीक है। अगर आप चाइना और श्रीलंका में देखो तो फिगर है 18.3 चाइना में और 36 श्रीलंका में। तो हमें कुछ ऐसा अचीव करना है। अच्छा, इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में बराबर है। जैसे 5 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इवन UN वाला टारगेट यानी 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स भी टच कर लिया है। जैसे केरला में सिर्फ 30 मदर्स की डेथ होती है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, ठीक है। और 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100 वाला टारगेट भी इंडिया वाला टच कर लिया है। तो वो एक फिगर हमारे पास आता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने 12 से 14 साल के बच्चों का भी कोविड वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया गया है। इसमें जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उनको कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स किसने बनाई है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड फ्रॉम हैदराबाद। ये कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे को इस बारे में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। RBI का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया जिसमें उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस फर्म्स कैन फिक्स देयर ओन इंटरेस्ट रेट्स। अब इसको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा हमें। माइक्रो फाइनेंस होता क्या है? तो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस होता है छोटे छोटे लोन्स दिए जाते हैं उन लोगों को जिनको बैंकिंग सिस्टम से लोन मिलना मुश्किल है, जिनके पास कागजात नहीं होते, ठीक है, जिनकी कोई बहुत खास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती और जिन्हें लोन की सख्त ज़रूरत होती है। तो इन लोगों को लोन्स देती है माइक्रो फाइनेंस फर्म्स। आजकल बैंक्स में भी माइक्रो फाइनेंस डिवीज़न होता है, NBFCs भी हैं, बहुत तरीके के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऐसे लोगों को लोन देते हैं। टिपिकली जो मॉडल होता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना कर के लोन देने का मॉडल ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जिसमें दे विल ऑल्सो असिस्ट इन प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस, ठीक है। तो लेकिन ये जो लोन्स दिए जाते हैं ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। क्योंकि बैंक इतना रिस्क ले रहा है, ऐसे लोगों को लोन दे रहा है जो कि शायद कल यहाँ पर हो भी ना, तो ऐसे लोगों को लोन दिया जाता है, तो टिपिकली इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है। तो इंडिया में माइक्रो फाइनेंस, और नॉट जस्ट इन इंडिया बट दुनिया भर में ये प्रैक्टिस है, और इस चक्कर में काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा हुआ है माइक्रो फाइनेंस। तो इंडिया में एक समय आंध्र प्रदेश में इसे बैन कर दिया गया था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर ली थी, इतनी हाई इंटरेस्ट रेट पे लोग लोन चुका ही नहीं पा रहे थे। तो फिर माइक्रो फाइनेंस को थोड़ा क्लोजली रेगुलेट किया जा रहा था, इंटरेस्ट रेट्स को काफ़ी क्लोजली रेगुलेट किया जा रहा था। बट अब RBI ने अलाउ कर दिया कि माइक्रो फाइनेंस फर्म्स कैन फिक्स देयर ओन इंटरेस्ट रेट एज लॉन्ग एज दे फॉलो अ पर्टिकुलर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो क्या कहा है RBI ने? RBI allowed MFIs the freedom to set interest rate they charge borrowers with the caveat that the rates should not be usurious। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स लगा दें, आप अपनी इंटरेस्ट रेट सेट कर सकते हो, बट रेट्स जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए। 1 अप्रैल से गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी,
ठीक है। माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन भी उन्होंने चेंज कर दी है। पहले माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन ये थी कि कोलेट्रल फ्री लोन दिया जा रहा है, यानी बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जा रहा है। ऑब्वियसली इस तबके में सिक्योरिटी ऑफर करने के लिए तो उनके पास कुछ होता ही नहीं है। तो अपर लिमिट 1.2 लाख थी रूरल एरिया में, यानी 1,20,000 तक की इनकम वाले व्यक्ति को आप लोन दे रहे हो तो उसको माइक्रो फाइनेंस माना जाता था। अर्बन एरियाज में 2 लाख की थी कि 2 लाख रुपए तक की इनकम वाले बंदे को आप लोन दे रहे हो तो उसे माइक्रो फाइनेंस कहा जाता था। अब इसको बढ़ा करके 3 लाख कर दिया है, ठीक है। तो हाउस होल्ड हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 3 लाख विल गेट, जो उसको लोन दिया जाएगा उसे माइक्रो फाइनेंस माना जाएगा, ठीक है। अब क्या गाइडलाइंस है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए? उनको एक पैनल बनाना पड़ेगा। दे विल हैव टू प्लेस अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, जिसमें माइक्रो फाइनेंस लोन्स की प्राइसिंग को लेकर के पॉलिसी होगी कि किस तरीके से लोन्स को प्राइस किया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट क्या हो सकती है, क्या चार्जेस लगाए जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस लोन्स के साथ में, ठीक है। और उनको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा एक बहुत सिंपल फैक्ट शीट के थ्रू अपने बोरोवर्स को कि भैया आपसे जो लोन लिया जा रहा है उस पर ये इंटरेस्ट रेट ली जा रही है, उसके ये कंपोनेंट्स है, ये आपकी फैक्ट शीट है, ताकि वो व्यक्ति समझ सके, ठीक है। कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं होगी, यानी अगर किसी व्यक्ति ने समय से पहले लोन चुका दिया तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। हाँ, और अगर समय के बाद चुकाया तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, मगर वो पेनल्टी सिर्फ ओवर ड्यू अमाउंट पे लगाई जा सकती है, टोटल लोन अमाउंट पे नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट में अगर कोई बदलाव हुआ है, कोई और चार्ज लगाया जाएगा तो उसको बहुत पहले से आपको इंटीमेट करना पड़ेगा बोरोवर को। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट मोमेंट पे उसे बताया या बाद में आप बता रहे हो कि नहीं आपके ऊपर तो ये भी पेनल्टी लग गई है, ठीक है। आपको पहले से बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रोएक्टिवली एक मैकेनिज्म डिज़ाइन करना पड़ेगा। आप ऐसे बोरोवर्स को आइडेंटिफाई करने में जो रीपेमेंट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं, और आपको हेल्प करनी पड़ेगी उनको कि आप किस तरीके से अपना लोन आसान तरीके से चुका सकेंगे। इसके अलावा रिकवरी एजेंट अगर आप भेज रहे हो, ठीक है, तो रिकवरी एजेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन बोरोवर के पास होनी चाहिए, ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तो किन के ऊपर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल होगी? जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट बैंक्स इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें शामिल होंगे। एनबीएफसीज जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो यानी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रही है मगर बैंक नहीं है, वो भी इसमें शामिल होंगी। इन सब के ऊपर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। देखो, गवर्नमेंट ने भी एक नया प्लान लॉन्च किया है, एफॉरेस्टेशन प्लान फॉर रिज्यूवनेशन ऑफ रिवर। तो 13 रिवर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, 13 नदियाँ, और ये माना जा रहा है इन 13 नदियों में, इन 13 नदियों का जो डाउनफॉल हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका कारण उसके आसपास के इकोसिस्टम के डिग्रेडेशन का है। तो इन नदियों को रिज्यूवनेट करने के लिए इनके आसपास पेड़ लगाए जाएंगे, विच इज़ अ गुड आइडिया। तो ऐसा किया जा रहेगा 13 नदियों के आसपास, और उसके लिए गवर्नमेंट ने 19,000 करोड़ का प्लान सैंक्शन किया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज 19,000 करोड़ डीपीआर ऑन रिज्यूवनेशन ऑफ 13 मेजर रिवर्स। 13 नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज, तो यानी जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, फिर यमुना, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड लूनी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यमुना नॉर्थ में है, ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्ट में है, नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास है, गोदावरी इज अगेन इन द डेक्कन, महानदी उड़ीसा में बहती है, कृष्णा कावेरी साउथ में है, लूनी राजस्थान में बहती है। तो ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया ये प्रोजेक्ट रन किया गया है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो सभी तरह के पेड़ लगाए जाएंगे। इनमें टिम्बर स्पीशीज भी है, मेडिसिनल प्लांट्स भी है, ग्रासेस, श्रब्स, फ्रूट ट्रीज, सभी तरह के पेड़ इनमें लगाए जाएंगे। इनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखो, फॉरेस्ट कवर बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा जैसे जैसे आप एफॉरेस्टेशन करेंगे। कार्बन सिंक बनेगा, ठीक है। जब जैसे जैसे जंगल बनेंगे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो अब्जॉर्ब करेंगे, जो कि हमारा एक टारगेट भी है। इट इज़ अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, हमारे को एक पर्टिकुलर कार्बन सिंक बनाना है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में फ़ायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे तकरीबन 344 मिलियन मैन डेज ऑफ वर्क लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, कार्बन सिंक बन जाएगा। 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इसमें बन जाएगा, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में हमारा कमिटमेंट भी है। इसके अलावा बॉन्ड चैलेंज के थ्रू हमने डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने का भी टारगेट लिया हुआ है, तो उसमें भी ये हमें हेल्प करेगा। तो मल्टीपल बेनिफिट्स है इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड, ठीक है। आज का लास्ट अपडेट देखते हैं। देखो, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था। इस पर काफ़ी डिटेल्ड कवरेज पृथ्वी सर ने भी अपने वीडियो में कवर की है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करूंगा सिर्फ, ठीक है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है? वियरिंग हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। मुद्दा क्या था? उडुपी में कुछ गर्ल्स को
कॉलेज में अलाउ नहीं किया गया क्योंकि वो हिजाब पहन के जा रही थी, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, ठीक है। उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी अपील फाइल की, हाई कोर्ट में भी अपील फाइल की, ठीक है। उस दौरान थोड़ा सा वायलेंस का एटमॉस्फेयर भी रहा, कुछ लड़के सेफ्रॉन शॉल्स पहन करके आ गए, 2-3 दिन के लिए शट डाउन करना पड़ा पूरा एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट क्या था? आर्ग्यूमेंट ये था गर्ल्स का कि जब सिख टर्बन पहन कर आ सकते हैं, हम अपने रिलीजन को फॉलो क्यों नहीं कर सकते? हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं है कि आप हिजाब सारे मुस्लिम गर्ल्स पहन कर आ रहे हैं, इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, आप इसके बिना भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। और आर्टिकल 25 जिसके तहत ये बात हो रही थी कि हमारे को फ्रीडम टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी रिलीजन हमारे पास है, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। उन्होंने कहा आर्टिकल 25 भी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, किसी भी फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और अगर कॉलेज है तो यूनिफॉर्म पहनना चाहिए आपको, रिगार्डलेस ऑफ आप कौन से रिलीजन से हो, क्योंकि आपके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है हिजाब। तो हिजाब आप इस घर पे पहनो, आप कॉलेज से बाहर जाने के बाद आपको जो पहनना है पहन सकते हो, बट जब आप कॉलेज में हैं तो आपको यूनिफॉर्म, या स्कूल में है तो अब आपको यूनिफॉर्म प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट से दैट वी विल वेयर हिजाब। ऐसा कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट पे अपील की जा चुकी है, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द जजमेंट विच कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ गिवन, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एंड basically hijab is not an essential part of Islam. It suggests that wearing hijab can be restricted in government colleges where uniforms are prescribed, and prescription of school uniform is a reasonable restriction which is constitutionally permissible. ठीक है, तो ये एक पार्ट हमने इस दौरान का कवर किया. We will come up very soon with the video for the next part, and till then guys, keep reading and enjoy. Bye.